हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक थ्योरम के न्यूमेरिकल के साथ जिसका नाम है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम के अब तक हमने कई न्यूमेरिकल देखे हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल एक टफ न्यूमेरिकल की क्वालिटी के अंदर आता है। तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू कभी इन्फिनिटी भी आती है, कभी जीरो भी आती है और कभी कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी आती है। स्टूडेंट ये सोचता है कि ये वैल्यू तो नहीं हो सकती और वो उस क्वेश्चन को फिर कुछ अलग मेथड लगा के उसको गलत कर देता है। उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इस न्यूमेरिकल को आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल आज हम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। हमारे सामने एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क को आप ध्यान से देखिए। इस नेटवर्क के एक्स वाई टर्मिनल को अगर हम देखें तो एक्स वाई टर्मिनल के लेफ्ट साइड में जो नेटवर्क है, हमको उस नेटवर्क का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इसका मतलब कि जो राइट साइड में नेटवर्क है उसको हमें हटा देना है। नॉर्टन थ्योरम का जो प्रिंसिपल है, नेटवर्क थ्योरम का जो प्रोसीजर है, वो यही है कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना होता है, हम उस टर्मिनल पर अगर कोई लोड लगा है तो उसको हटा देते हैं और उसे शॉर्ट करके वहां से ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको नॉर्टन करंट का भी नाम दिया गया है, वो कैलकुलेट करते हैं। और उसी दो टर्मिनल्स के थ्रू हम RTH की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, जिसे बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, तो इस नेटवर्क में हमें केवल लेफ्ट साइड के सर्किट पर कॉन्सेंट्रेट करना है और राइट साइड के सर्किट को एलिमिनेट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले कि हम रिमूव करेंगे राइट साइड के नेटवर्क को। सो रिमूव द राइट साइड ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस टर्मिनल एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस राइट साइड में जो नेटवर्क है उसको हमें हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है लेफ्ट टर्मिनल ऑफ एक्स वाई। तो आपका लेफ्ट ये होना चाहिए और राइट ये होना चाहिए, यानी आपको राइट वाला पार्ट हटा देना है। तो इस क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि राइट साइड के नेटवर्क को हटाने वाली जो कंसेप्ट है वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। वो इसको शॉर्ट करके वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देता है और आंसर गलत हो जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड का नेटवर्क लेना है, तो राइट साइड के नेटवर्क को आपको हटा देना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए और फिर न्यूमेरिकल कीजिए। तो सबसे पहले हम राइट साइड के पार्ट को हटा देंगे और एक्स वाई को शॉर्ट कर देंगे। सो रिमूव द राइट साइड ऑफ द सर्किट across terminal XY and short the terminals। और जो टर्मिनल्स कौन से, एक्स और वाई, कौन से टर्मिनल्स, एक्स और वाई, उसको शॉर्ट कर दीजिए। देन फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट। तब हम शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ फाइंड आउट करेंगे। आइए शॉर्ट सर्किट करंट देखते हैं कौन सी है। शॉर्ट सर्किट करंट जिसको हम बोलते हैं ISC। ओके, तो ISC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आइए नेटवर्क को रीड्रॉ करते हैं फटाफट से। और इस नेटवर्क में एक्स और वाई जिसे हमने शॉर्ट कर दिया और ISC वहाँ से फ्लो होने वाली करंट है। सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जो कि हमें नेटवर्क में गिवन है, हम उनको एज इट इज लिख देते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब हमको इस नेटवर्क के अंदर ISC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज नोड, दिस इज जंक्शन। और इस नोड पर आने वाला वोल्टेज, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, नेटवर्क में कहीं ना कहीं ग्राउंड होता है। तो ये जो पॉइंट है, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ये पूरा ग्राउंड है, जीरो वोल्टेज है। अगर हम इसको जीरो वोल्टेज मानते हैं तो डेफिनेटली यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 2I0, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर आप ध्यान से देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल एक वोल्टेज सोर्स है। अगर इसका नेगेटिव पॉइंट जीरो वोल्टेज है तो इसका पॉजिटिव पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा, जैसा कि दिया गया है 2I0। ये एक डिपेंडेंट सोर्स है जो कि डिपेंड करता है I0 की वैल्यू पर। और I0 कौन सी करंट है, जो इस 10 ओम में से फ्लो होती है। ओके, तो इस सोर्स को हम बोलेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये वैल्यू करंट पे डिपेंड करता है। और साइन देखिए एक वोल्टेज सोर्स का है, इसलिए ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर 2I0 इस पॉइंट का, इस नोड का वोल्टेज होगा। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का वोल्टेज जो 2I0 है उसको हाल फिलहाल हमने VA मान लिया है।
ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया है VA, अदरवाइज उस VA की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है कि वो 2I0 होगी। आइए हम सॉल्व करते हैं, VA की वैल्यू निकालते हैं और उससे हम निकालेंगे ISC। ओके, सो एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में हमने देखा कि VA की वैल्यू 2I0 है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो फिगर के हिसाब से हमारी VA की वैल्यू कितनी है, 2I0, जैसा कि मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। नाउ अब हम इसमें अप्लाई करेंगे KVL थ्योरम। ABCD लूप हम यहाँ पे बनाएंगे और उसमें KVL थ्योरम लगाएंगे। तो आइए देखें ABCD लूप हमने कौन सा लिया है। जी हाँ, हमने ये वाला लूप जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, हमने इसको क्या लिया है, ABCD लूप लिया है और इसमें हम KVL लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि सर आपने इस बार नोडल एनालिसिस क्यों यूज़ नहीं करी, आपने KVL यूज़ किया है। तो कहीं आप KVL यूज़ करते हो, कहीं नोडल एनालिसिस, कहीं वोल्टेज डिवीज़न, कहीं करंट डिवीज़न, कहीं स्टार डेल्टा कनेक्शन, कहीं कुछ। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं, ये जितनी भी छोटी छोटी टूल्स हैं ना, इनका यूज़ करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जिस टूल से हम आसानी से अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हम वही यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने नोडल नहीं यूज़ किया है, उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि ये जो ब्रांच आपको दिख रही है ना, इस ब्रांच में केवल और केवल वोल्टेज सोर्स है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा मुझे इस ब्रांच में करंट का फ्लो होना कि वो उसकी वैल्यू क्या है। कब, जब मैं इस B पॉइंट पर वोल्टेज अप्लाई करूंगा VA, तो वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैंने स्विच किया अपने मेथड को KVL के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, कहीं अगर एक ब्रांच है जहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप नोडल एनालिसिस यूज़ ना करें, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा और फाइनली आंसर तो नहीं आने वाला। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको किसी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स दिख रहा हो तो आप KVL यूज़ करें, करंट सोर्स दिख रहा हो तो KVL यूज़ ना करें, क्योंकि KVL में वोल्टेज चाहिए, करंट नहीं। करंट अगर फ्लो हो रही है किसी रजिस्टर में से तो भी वोल्टेज ही निकल के आना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इस ब्रांच में अगर वोल्टेज सोर्स है तो मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस तो यूज़ नहीं करने वाला। ओके, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ KVL और ये मैंने शॉर्ट कर रखा है, लेकिन मैं KVL कौन से लूप में या कौन से मैश में लगा रहा हूँ, ABCD, केवल इसी की बात करूँगा मैं। ओके, तो फटाफट से KVL लगा देते हैं, सारे वेरिएबल्स लग दिए। ओके, हमने माना कि ये करंट I1 इस लूप में फ्लो होती है। ओके, इस लूप में करंट आती है I1, इस रजिस्टर में करंट यहाँ से एंटर हो रही है, इसलिए प्लस यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कहाँ से एंटर होती है, A साइड से एंटर होती है और B साइड से निकलती है, यानी कि पॉजिटिव इस साइड और नेगेटिव इस साइड। आइए KVL लगाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे D से, स्टार्ट करेंगे D से स्टार्ट कर रहे हैं। D से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम जा रहे हैं प्लस से माइनस। माइनस का मतलब नुकसान हो गया, घाटा हो गया, लॉस हो गया एनर्जी का, इसलिए यहाँ लगाया नेगेटिव। ठीक है, कितनी एनर्जी यानी कितना वोल्टेज लॉस हो गया, कितना वोल्टेज ये रजिस्टर खा गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज होता है, उतना वोल्टेज ये रेजिस्टेंस खा चुका है, उसकी वैल्यू में यहाँ लिखनी है। तो हम लिखेंगे 10I1। माइनस क्यों, बिकॉज करंट जहाँ से एंटर करती है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से लीव करती है वहाँ नेगेटिव, और हमारा मूवमेंट है D से A की तरफ, तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। D से A की तरफ तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब माइनस, कम हो रही है मतलब माइनस शो करना है। अगर कम हो रही है तो माइनस से आपको शो करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये रजिस्टर में भी अब जब हम A से B जाते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वैल्यू फिर से कम हो रही है, लॉस हो रही है। तो लॉस के लिए अगेन नेगेटिव और 10I1, कितना वोल्टेज कम हो गया, 10I1। ओके, उसके बाद जब आप B से C जाते हैं तो ध्यान दीजिए, जब आप B से C की तरफ जाते हैं तो आप जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, अगेन आपका नुकसान हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से लॉस हो गया। और लॉस कितना हुआ, अब की बार लॉस साफ साफ दिखाई दे रहा है, डेट इज 2I0। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 2I0, क्योंकि लॉस हुआ है इसलिए मैंने माइनस लगाया है 2I0, और ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया इसलिए इक्वल्स टू 0। आइए फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 10 हो गया 20, माइनस 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 सारे पॉजिटिव हो गए और ये हमारी इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन का नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, और अब हम अप्लाई करते हैं दोबारा से KVL और लूप लेते हैं BPQC। अब आइए देखिए BPQC क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लूप में हमने KVL लगा दिया, अब हम इस वाले लूप में KVL लगाएंगे।
इस लूप में ऑलरेडी करंट हमें दी हुई है तो हमें ज़्यादा कोई करंट मानने की ज़रूरत नहीं है। आइए फटाफट से इस लूप को बना लें जिसका नाम है BPQC। ओके, अब इस BPQC के अंदर हम KVL अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आई नॉट को देखो, आप फिगर के हिसाब से आप आई नॉट को देखो, आई नॉट जा रही है B से P की तरफ और उसी डायरेक्शन में एक और करंट हमें दिखाई दे रही है ISC, यानी आई नॉट और ISC इक्वल है। तो आप लिख सकते हो कि आई नॉट ISC इक्वल है। आप कोई भी करंट मान सकते हैं, आई नॉट को आई नॉट ले सकते हैं या आई नॉट को ISC भी ले सकते हैं। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें इस फिगर को देख के पता चला, ये हमें इस फिगर को देख के पता चला। तो फिगर को देख के ढंग से समझना पड़ता है कि क्या चीज़ दी हुई है, क्या रिलेशन है, और फिर हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि आगे हम क्या करते हैं। लेट्स सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, करंट जहां से एंटर हो रही है, देखिए हम इसमें भी इस तरह चलेंगे, किस तरीके से, जैसे हमने I1 को माना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि हमारी करंट ऑलरेडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। ओके, तो करंट जहां से एंटर होती है वहां पॉजिटिव, जहां से लीव होगी वहां नेगेटिव। ओके, तो आइए फटाफट से लिख देते हैं, माइनस का 10I0 प्लस 2I0 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दोबारा से करंट ऐसे चली और वो I0 मान लिया हमने, क्योंकि ISC और I0 बराबर है तो आप ISC भी ले सकते हैं, लेकिन हमने I0 लिया। इसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि I0 क्यों लिया, क्योंकि बाद में तो रिप्लेस कर सकता हूँ मैं I0 को ISC में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ चलेंगे तो प्लस से माइनस, तो माइनस का I0 कितना, 10 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 10 रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप चले इस तरीके से यहाँ आए और फिर से माइनस से प्लस, तो वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आप माइनस से प्लस जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब आप माइनस से प्लस जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज की वजह से यहाँ पॉजिटिव आया है, इंक्रीज की वजह से यहाँ पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव 2I0 इज इक्वल टू 0। पूरा लूप कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से हम यहाँ पे I0 की वैल्यू निकालते हैं, वो कितनी आएगी, 0। क्यों? क्योंकि I0 के अलावा कोई वेरिएबल इसमें है नहीं, तो I0 की वैल्यू 0 आ गई। और अगर I0 0 है तो ISC क्या होगा, ऑब्वियसली 0। तो हम लिख सकते हैं फटाफट से कि I0 इज इक्वल टू ISC डेट विल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी करंट यानी शॉर्ट सर्किट करंट कितनी आ रही है, 0 एम्पियर, यानी उस ब्रांच में जिसमें हमने ISC मानी है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्यों? अभी अभी प्रूफ किया है। ओके, आइए देखते हैं कि ISC की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, क्या RTH की वैल्यू भी हमारी कुछ ऐसी आती है या कुछ अलग? तो फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं RTH की, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो नाउ फाइंड RTH। RTH को निकालने का तरीका, सबसे पहले जो भी नेटवर्क आपको गिवन है उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उसको शॉर्ट कर दीजिए, और जितने भी इसमें करंट जो कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं उनको ओपन कर दीजिए। ये सबसे पहला काम हमको करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क को देखिए तो कोई भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जो कि इंडिपेंडेंट है ही नहीं, नेटवर्क में है ही नहीं, तो करोगे क्या, कैसे निकालोगे? क्योंकि ओपन और शॉर्ट तो नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकालते हैं। देखिए यहाँ हमने एक वोल्टेज सोर्स माना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर नेटवर्क में कहीं भी डिपेंडेंट सोर्स लगा हो तो RTH निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। अपनी तरफ से एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिएगा जिससे I करंट फ्लो होती है, और V/I का रेशियो निकाल देना, RTH आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे आएगी देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे फटाफट से हमने पूरे नेटवर्क के पैरामीटर जो हमें गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। हमें RTH निकालना है और मैं जानता हूँ कि RTH क्या होगा, V/I का रेशियो। क्यों? क्योंकि V मैंने जिस दो टर्मिनल पर, X और Y टर्मिनल पर V लगाया है, उससे फ्लो होने वाली जो करंट है, जब मैं उनका रेशियो निकालूंगा तो इन दो टर्मिनल के बीच सर्किट में देखने पे जितना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वही RTH है। आगे बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। तो RTH इक्वल्स टू V/I, ये हमें पता है। हमने यहाँ पे एक नोड मान लिया, अब हम यहाँ पे नोड वोल्टेज लगा सकते हैं, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब क्या हम नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, क्या हम लगाएंगे? देखिए अभी भी हमारे पास ये जो सोर्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सोर्स, इस सोर्स में करंट निकालने के लिए हम कैपेबल नहीं है, तो नोडल एनालिसिस तो नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, आइए देखिए फटाफट से। VA वोल्टेज वैल्यू हम जानते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि VA की वैल्यू क्या होगी, यहाँ की अगर 0 है तो यहाँ की कितनी होगी, 2I0। तो VA की वैल्यू 2I0 होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। नाउ नेटवर्क को फिर से ध्यान से देखिए, I जो हमने मानी है उसकी डायरेक्शन देखिए, ये एरो बता रहा है, और I0 जो आ रही है उसकी डायरेक्शन ये एरो बता रहा है। दोनों अपोजिट हैं तो दोनों इक्वल तो हैं, क्योंकि एक ही ब्रांच में दो करंट फ्लो नहीं होती। तो आप ये नहीं कह सकते कि I0 इधर जा रही है और I इधर जा रही है, दोनों जा रही है, नहीं।
एक ही करंट फ्लो होगी और वो कोई रिजल्टेंट करंट ही होगी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि आई नॉट जो है वो आई के इक्वल है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द फिगर, अब फिगर के हिसाब से देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है VA। ओके, अब ये करंट इस रजिस्टर में से फ्लो हो रही है, तो पॉजिटिव यहाँ आना चाहिए और नेगेटिव यहाँ आना चाहिए, और जब इस रजिस्टर पर करंट पता है हमें तो इसका वोल्टेज भी आ जाएगा कितना 10I0। ठीक है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज कितना है V, क्योंकि सोर्स लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इस तरफ से आ रहा हूँ तो कितना है, तो देखिए आप यहाँ का VA में से इस रजिस्टर पे कितना वोल्टेज आया है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं, माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि यहां से करंट एंटर हो रही है और यहां से लीव हो रही है। ठीक है, तो जहां एंटर होती है वहां पॉजिटिव, जहां से करंट बाहर निकलती है वहां नेगेटिव, रजिस्टर में से, ओनली रजिस्टर में से जहां करंट एंटर होती है वहां पॉजिटिव, जहां से करंट लीव होती है वहां नेगेटिव। तो जब मैं VA से राइट डायरेक्शन में चलूंगा तो मैं जाऊंगा VA प्लस से माइनस, मतलब लॉस हो गया, तो VA माइनस 10I0, दोबारा से सुनिए, VA माइनस 10I0 इज इक्वल्स टू V, क्योंकि आप यहाँ आ जाओगे तो VA की वैल्यू में से अगर आप 10I0 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ का वोल्टेज कितना है V। आई बात समझ में, तो हम ये काम कर सकते हैं और एक काम और भी कर सकते हैं, क्या, जैसे कि मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है यहाँ पे VA माइनस V अपॉन 10, देखो ये VA है, ओके, यहाँ का वोल्टेज V, तो I0 की वैल्यू क्या होगी, I0 की वैल्यू होगी VA माइनस V डिवाइड बाई 10, निकाल सकता हूँ ना, I0 की वैल्यू देखिए VA माइनस V डिवाइड बाई 10, I0 की डायरेक्शन क्या है कि वो VA से V की तरफ जा रही है, मतलब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रही है, तो VA माइनस V डिवाइड बाई 10, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा VA माइनस V अपॉन 10 दैट विल बी इक्वल्स टू I0, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और हम ये जानते हैं कि I0 क्या है माइनस I, जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया था, I0 क्या है माइनस I। ओके, तो मैं इस इक्वेशन में I0 की जगह माइनस I लिख देता हूँ। अब VA की वैल्यू कितनी है 2I0, तो मैं इस इक्वेशन में 2I0 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट से VA की वैल्यू जैसे मुझे पता है 2I0 है, मैंने इसमें 2I0 पुट कर दिया, आंसर आ गया, मतलब इक्वेशन आ गई 2I0 माइनस V अपॉन 10 इक्वल्स टू माइनस I। हमें क्या निकालना है V बाई I का रेशियो, और यहाँ V बाई I के रेशियो में I0 अभी भी बैठा है, I0 की वैल्यू को मैं I से रिप्लेस कर सकता हूँ विथ नेगेटिव साइन, तो फटाफट से I0 की जगह मैं दोबारा से माइनस I रख देता हूँ, और ये मेरी इक्वेशन हो गई कुछ इस तरीके की। इसको फटाफट से जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास रेशियो V बाई I का आ जाएगा 8, V बाई I का रेशियो हो जाएगा 8, दैट इज RTH। इसका मतलब मेरी इस इक्वेशन, इस न्यूमेरिकल के अंदर RTH की वैल्यू 8 ओम होगी। आगे बात समझ में, हमने कुछ नहीं किया, I0 की जगह दोबारा से माइनस I रख दिया, माइनस I को उधर ले जाएंगे प्लस का I हो जाएगा, या आप देख सकते हैं सब में नेगेटिव है, सबको नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, और मैं जानता हूँ आप लोग ये कर सकते हैं, और RTH की वैल्यू आ जाएगी 8 ओम। तो इस तरीके से हमने ISC की वैल्यू और RTH दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यही तो हमारा मकसद था कि XY टर्मिनल के अक्रॉस ISC और RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे पेपर में आ जाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजिंग ये रहता है कि नेटवर्क इतना बड़ा है कैसे सॉल्व करें, लेकिन क्वेश्चन में ही साफ साफ दिया हुआ था कि लेफ्ट साइड का नेटवर्क लेना है। क्यों, लेफ्ट साइड के नेटवर्क के वजह से नॉर्टन करंट और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना था, तो राइट वाले को हटा देना है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देख के अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में या लाइक देके मेरा भी मोटिवेशन बरकरार रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।